शुभांकर भट्टाचार्य। शुभांकर, ममता दीदी तो मीटिंग से नाराज होकर ही चली गई भाई, और यहां बात हो रही है कि कमिटीज बन गई और 3 मीटिंग में बात और बहुत आगे बढ़ गई। हम तो सुन रहे हैं जातिगत जनगणना पर ममता जी ने विरोध कर दिया। फिर उसके बाद वो शरद पवार का एक वीडियो देख रहे थे हम, तो पवार साहब ने रोकने की कोशिश की, हाथ छोड़ा के निकल गई वहां से ममता दीदी। माना जी, जानते हैं ये जितनी बातें हैं, क्योंकि आज आप इंडिया अलायंस पे जब हम बात कर रहे हैं और इस पे सीट की बंटवारा कैसे होगा और ये अलायंस कैसे चलेगा, सारे इसमें से ये समस्या जानते क्यों है? ये समस्या इसलिए है क्योंकि एनडीए जैसे हमारे इसमें 38 पार्टी में से 24 पार्टी ऐसी नहीं है जिनके पास एक भी एमपी नहीं। तो आपके पास आज अगर एनडीए को अगर ऐसा अलायंस देखा जाए तो वहां सुनने वाले बहुत हैं और बोलने का वक्ता एक या दो ही है। क्यों? उसका भी कारण है। ये जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज एक मोदी जी का है, अभी एक बात तो कम से कम ये बात तय हो जाती है, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे यूपी हो। मैं एक बात यूपी में भी कहता हूं, क्या पहले जैसे योगी जी का चेहरा हटा के अकेले पोस्टर पर मोदी जी का चेहरा रख के यूपी जीता जा सकता है? नहीं, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस मोदी जी पर उतना नहीं है। कहीं ना कहीं इनको एक सेकेंडरी चेहरा बनाना पड़ रहा है। किसी को भी सवाल कुछ पूछो, जवाब कुछ दे रहा है। शुभांकर, आप भी उसी लाइन पर चल दिए। मानक जी, सबके आपने सबकी इतनी सुनी, मैं लास्ट तक इंतजार करता रहा। थोड़ा सा समय दे तो मैं पूरी बातें बताता हूं। हाँ। अब बात आती है कि भाई सीट का बंटवारा कैसे करके होगा, और सीट का इधर से देखिए, अगर सीट का बंटवारा लेके मानता हूं चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि इसमें हमारे जितने घटक दल हैं इंडिया अलायंस, जिसको अभी तो आई.एन. बोलने के आगे पूरा संजू वर्मा जी बोल नहीं पा रही थी क्योंकि इंडिया बोलने में शर्म आती है। लेकिन उसके बावजूद इस इंडिया अलायंस में जितने घटक दल हैं वो अपने आप में विजयी लोग हैं। इसमें चेहरों की कमी नहीं है। ये हमारे लिए अगर कहीं ना कहीं अगर आप ये कहते हैं कि आपसी द्वंद की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए देयर इज नो डेप्थ ऑफ फेस इन इंडिया अलायंस, ये भी बात आती है। दूसरी बात आती है कि भाई कैसे करके सीट का बंटवारा होगा। क्या बंगाल में टीएमसी अपना सीट छोड़ देगी? क्या ये छोड़ देगी? बाकी बिल्कुल बात सच है, सही बात है। वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी अभी कल ही शायद उसमें से उन्होंने टीएमसी के अगेंस्ट में बयान दे दिया। लेकिन अगर हम इसी बात को लेकर चर्चा करें तो हमको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि भैया ये इंडियन स्टेट डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस नहीं है। हम लोग नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कर रहे हैं। यहां स्टेट के जो मुद्दे होंगे वो अलग होंगे, वहां पे लड़ाइयां होगी, बिल्कुल होंगे, हम आमने सामने भी आएंगे। लेकिन उसको अगर हम लोग यहाँ पे मिक्स करके देखें, अगर हम ये सोच ले कि नहीं उसकी वजह से इंडिया अलायंस को ही खारिज कर दें, तो ये यहाँ पे गलती हो रही है। इंडिया अलायंस को खारिज मत करिए। अलायंस को खारिज नहीं कर रहे भाई। संजय जी अभी क्या कह रहे थे, अगर सीटों का बंटवारा नहीं होगा, और ये तो आपके नेता भी मान रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एक उम्मीदवार दें हम बीजेपी के उम्मीदवार के सामने। अगर नहीं दे पाएंगे तो नुकसान आप ही का है इसमें। आप कहते रहिए नेशनल अलायंस है, स्टेट में लड़ते रहेंगे, लेकिन स्टेट में भी एक उम्मीदवार एक सीट पर देना पड़ेगा। ये आपके नेता भी जानते हैं। कैसे होगा बताइए? क्या करेंगे केरल में, क्या करेंगे बंगाल में, बताइए? लड़ रहे हैं वहां पर, दिल्ली पंजाब में क्या करेंगे? मानक जी एक बड़ी यहाँ पे एक साधारण सी बात है। बात यह है कि नेचुरली कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही है, उनका प्रेजेंस हर जगह रहा है। यहां पे सबसे बड़ा जो एक मतलब कहा जा सकता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस के कंधे पे जरूर आ जाती है कि क्या वाकई वो जहां जो रीजनल सेटअप जिनको कह रहे हैं, वहां पे जो है जहां पे वो मजबूत हो रहे हैं, क्या वहां पे रिस्क लिया जा सकता है? ये एक प्रश्न का जवाब ढूंढने में शायद समय लग रहा है, लेकिन इसके रास्ते निकलेंगे। अगर नहीं भी होता है तो अलायंस एज इट इज बना रहेगा। जो मजबूत पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां जो जहां पे मजबूत है, वो अपनी मजबूती से लड़ने की तैयारियां करेंगी। उसको ना संजू वर्मा रोक सकती है, ना अंशुल जी रोक सकते, ना मैं रोक सकता हूं। सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि क्या अलायंस के अगेंस्ट में, अलायंस की जो खुद के जो अभी जब बात हो रही थी भाई अलायंस के पास जो है अभी तक उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? एजेंडा नहीं है अलायंस के पास। आपने इतने एजेंडे छोड़ रखे हैं जिसके ऊपर लोकसभा में बात नहीं हो पाती है, वो एजेंडे हैं साहब। जिसके ऊपर आपने मुंह पे टेप लगवा रखा है, वो एजेंडे भरे हुए हैं। सीट बंटवारा, ये बंटवारे ये बड़े प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाएगा और ये किसी डिबेट के ऊपर ये नहीं आने वाला। और ये बात कांग्रेस भी बात को समझ रही है कि क्या आप जाके बंगाल में आके आप कहेंगे कि जहां 34 सीट कभी तृणमूल जीत चुकी थी, उसके ऊपर वही हम 16 सीट, हम 17 सीट के ऊपर हम वहां पे अपने कैंडिडेट अलग से कोई बैठा सके? हर जगह का एक अपना नेता अपनी एक छवि बनाता है, मेहनत करता है।
और ये सबको पता रहता है कि वहां का जो मजबूत नेता होगा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ओके, ऑल वहां राइट, पे इन वर्चस्व वाली पार्टियों को समझना पड़ेगा। ओके, इसमें कठिनाई क्या है, मुझे ये बात नहीं समझ यानी में आ जाहिर रही है, और ये इंडिया बात अलायंस के ऊपर इतना ज्यादा आप सही कह रहे सब हैं, आप लोग सही कह हंस रहे हैं। रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे इंडिया अलायंस। नहीं शुभंकर, तो शुभंकर कुछ आप लोग ये तो बात पता सही नहीं कह रहे हैं। भारत versus देखिए, इंडिया और इस करते पर रहे। मैं भी आपसे सहमत हूं कि इस पर गिव एंड टेक, सब कह रहे हैं इस बार गिव एंड टेक होगा। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि बाकायदा आप ही के नेताओं के हैं। गिव एंड टेक करना पड़ेगा। देखते हैं अब कांग्रेस कितना गिव करती है, कितना टेक करती है, और स्थानीय दल कितना गिव, जो कि क्षत्रप हैं, बड़े मजबूत दल भी हैं अपने अपने स्टेट्स में, वो कितना करते हैं। संजू वर्मा, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद थोड़ा सा विश्लेषण। और मानक जी, जो जेपी नड्डा जी ने कहा, मैं उनकी बात वापस दोहराऊंगी। जो विपक्षी गठबंधन है I.N. वो जो कहावत है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। और सबसे अहम बात यह है कि इनका जो अलायंस का फलक्रम है, राहुल गांधी, उनके इतने लॉन्च हो चुके हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगी, काठ की हांडी को कितनी बार चढ़ाओगे भैया। और सबसे अहम बात यह है, यहां पर किसी ने कहा विपक्ष से कि डेवलपमेंट के एजेंडे पर हम नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। बिना डेवलपमेंट के, बिना विकास के पिछले 9 सालों में क्या यूं ही भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ते हुए 5वां स्थान हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। और आज हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या है? $3.75 ट्रिलियन। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई की। तो मेरे पास ये आंकड़े हैं। इन्फ्लेशन पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत 2 ब्लैक स्वॉन इवेंट्स के बावजूद, ये ब्लैक स्वॉन इवेंट्स थे कोविड महामारी एक, दूसरा ब्लैक स्वॉन इवेंट था यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट। डिस्पाइट 2 ब्लैक स्वॉन इवेंट्स, एवरेज इन्फ्लेशन, जो महंगाई का दर पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत, और ये संजू वर्मा के आंकड़े नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े हैं। क्योंकि नहीं तो कांग्रेस और यहां पर तृणमूल के प्रवक्ता कहेंगे ये तो झूठे आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक कहती है इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन अंडर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन लास्ट 5 years 5.45%। कांग्रेस यूपीए के 5 सालों के दौरान, यूपीए 2 का एवरेज इन्फ्लेशन क्या था? आप सुनकर चौंक जाएंगे, 10.256%। इसीलिए यहां बैठकर महंगाई पर भाषण मत दीजिए। दूसरी और सबसे अहम बात, किसी ने यहां राजस्थान के डेवलपमेंट मॉडल का जिक्र किया, तो आपको बता दूं 3 चीजों में फिलहाल राजस्थान नंबर 1 है। और आपको सुनकर बड़ा दर्द होगा, इन्फ्लेशन के जो जुलाई के आंकड़े आए थे 9.7%। राज्यों में से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन राजस्थान में, हाईएस्ट रेट्स एज पर एनसीआरबी डेटा। सबसे ज्यादा बलात्कार कहते हुए एक महिला के तौर पे मुझे शर्म आती है, सालाना 6000 रेप कहां होते हैं? राजस्थान में। और तीसरा आंकड़ा जहां राजस्थान नंबर 1 पे है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, 26.35%। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी राजस्थान नंबर 1 है। इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता को कहूंगी, राजस्थान ओके, संजय जी के पास जा रहा हूं विश्लेषण के लिए। थोड़ा सा समय